आज हम बायोजियोग्राफी में अनुक्रमण के अंतर्गत जल क्रमक का अध्ययन करेंगे। जल क्रमक किसी झील या तालाब में होता है, जिससे अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं को देख सकते हैं। इस प्रकार के जलाशय मध्य में गहरे तथा किनारों की ओर धीरे धीरे कम गहरे होते जाते हैं। जल क्रमक का प्रारंभ निमग्न व प्लवमान पादप फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट्स होते हैं, या आप कह सकते हो फाइटोप्लैंक्टन से होता है, जो कि इस अनुक्रमण के पुरोगामी पादप होते हैं। पायोनियर कम्युनिटी। ये अनुक्रमण निमग्न व प्लवमान पादप से आरंभ होकर विभिन्न क्रमक अवस्थाओं द्वारा चलता हुआ अंत में वनों की चरम वनस्पति में परिवर्तित हो जाता है। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, इसमें भी आप देख रहे हो जो सबसे बीच में है पायोनियर कम्युनिटी। फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, फिर फ्लोटिंग स्टेज, फिर है रीड स्वैम्प स्टेज, फिर आता है मार्स मीडो स्टेज, फिर वुडलैंड स्टेज, और सबसे अंत में है फॉरेस्ट स्टेज। ये जो फॉरेस्ट स्टेज है, इसमें आप डायग्राम में देख रहे हो क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और यही बात अपन ने पीछे भी जब अपन जल क्रमक के बारे में बात कर रहे थे अभी, तो यही था कि निमग्न व प्लवमान पादप से प्रारंभ होके अंत में वनों की चरम वनस्पति में परिवर्तित हो जाता है। तो इस डायग्राम में आप ये देख रहे हो। इसको जो जल क्रमक में आने वाली विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनको समझने के लिए अपन इसकी जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाओं से ये अनुक्रमण गुजरता हुआ संपन्न होता है। पहली है आपकी सबमर्ज्ड स्टेज, निमग्न अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, तालाब की 10 से 20 फुट की गहराई वाले क्षेत्रों में पादप, प्लवक, शैवाल जैसे डायटम, डेस्माइटस, साइनोफाइसी व क्लोरोफाइसी शैवालों के सदस्य और अन्य आवर्तबीजी पादप जल की सतह के अंदर उगे रहते हैं। इस प्रकार के पादप ही जल के अनुक्रमण को आरंभ करते हैं और इन्हें पुरोगामी पादप कहते हैं। पायोनियर कम्युनिटी जो ये पूरी है, इसमें आप देख रहे हो बीच में सबसे ज़्यादा सेंटर में।
इन शैवालों के बीजाणु हवा के माध्यम से उड़कर जलीय आवास में पहुंचकर जल्दी से अंकुरित होकर वृद्धि करने लगते हैं और थोड़े समय बाद ही तालाब में क्या होता है, शैवालों का एक जाल सा बिछ जाता है। शैवालों के आने से पूर्व इस गहराई के जल में प्रकाश की तीव्रता और पोषक तत्वों के अभाव के कारण अन्य निमग्न पादप नहीं उग पाते थे। नीली हरी शैवाल नाइट्रोजन के फिक्सेशन द्वारा जल में पोषक तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्राओं को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और सभी प्रकार के शैवाल समुदाय प्रतिक्रिया कर जल में रासायनिक पदार्थों तथा पोषक तत्वों की वृद्धि करते रहते हैं। इसके साथ साथ मृत्यु होने पर इनके अवशेष तालाब के पेंदे पर एकत्रित होते रहने से जल की गहराई भी क्या होती है, कम होती जाती है। शैवाल के साथ साथ कुछ आवृतबीजी पादप भी निमग्न अवस्था में पनपते रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं इलोडिया, सीरेटोफिलम, हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया, कारा, नाइटिला नाजास, वेलिसनेरिया। इनमें से कुछ पादप स्वतंत्र रूप से जल की सतह के नीचे तैरते रहते हैं, जबकि अन्य जो तालाब के तल का कीचड़ है उससे संपर्क बनाए रखते हैं। इनमें कारा तथा नाइटिला कीचड़ में स्थायी रहते हैं। निमग्न पादप पहले दूर दूर उगते हैं, कुछ समय पश्चात परिवर्धन होने से पास पास में यानी सारे जल में फैल जाते हैं। परिवर्धन होने से धीरे धीरे तालाब में वायु द्वारा लाई गई मिट्टी तालाब के किनारों से अपरदन से लाई मिट्टी का जमाव होता रहता है और शैवाल तथा सबमर्ज्ड अवस्था वाले पौधों के डेड होने पर इनके अवशेष ह्यूमस से परिवर्तित होकर तालाब के तल में बैठ जाते हैं। इन सभी क्रियाओं के कारण क्या होगा, तालाब में जल की गहराई कम होती जाती है, क्योंकि मिट्टी का कटाव हो रहा है, अपरदन हो रहा है और पौधों के मृत भागों के एकत्रित होने से। अब यहाँ जल की कम गहराई और पोषक तत्वों के कारण ये अवस्था निमग्न अवस्था वाले पादप के लिए अनुपयुक्त होती जाती है। प्रारंभ में जो पौधे उगे थे उनके लिए वो अवस्था कैसी हो गई, अनुपयुक्त हो गई, लेकिन नवागुंतक के लिए ये उपयुक्त होती है। नए जो आएंगे उनके लिए उपयुक्त होती है। अतः इन निमग्न पादपों के स्थान पर धीरे धीरे नए पादप आ जाते हैं और वो जो अवस्था होगी दूसरी, वो होती है फ्लोटिंग स्टेज। इसमें भी आप देखिए फ्लोटिंग स्टेज आपको देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या होगा, जल की गहराई जलाशय में 6 से 8 फीट की रह जाती है तो निमग्न पादप और अधिक गहरे जल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और इनके स्थान पर प्लावी पादप उगने लगते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पादप, लेमना, पिस्टिया, जलकुंभी। दूसरा है अन्य पौधों की पत्तियां जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं, परंतु इनका वृंत स्तंभ से जुड़ा रहता है, स्तंभ या प्रकंद, तथा ये प्रकंद तालाब के पेंदे के कीचड़ में
रूट द्वारा स्थिर रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्फिया, सेजिटेरिया, कमल जिसको अपन कहते हैं नीलम्बिस आदि हैं। अब ये जो स्टेज है प्लावी, ये भी निरंतर संख्या में बढ़ते जाते हैं और इनकी पत्तियों के जल की सतह पर फैले रहने से निमग्न पादप जो हैं वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता। कुछ पादपों की वृद्धि तो इतनी तीव्र गति से होती है कि वो संपूर्ण जल की सतह पर छा जाते हैं, जैसे जलकुंभी। और आप जलकुंभी तो हर कोई देखता भी है कि किस प्रकार से वो पूरे उसको कवर कर लेती हैं पौंड को। सभी प्लावी पादप मतलब तैरते रहने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप जल को भी वाष्प के रूप में निष्कासित करते रहते हैं। जब निमग्न पौधों को कम प्रकाश प्राप्त होता है और जल की भी कम गहराई रह जाती है तो उन पौधों के लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अधिक गहरे जल में प्रवास करना पड़ता है और धीरे धीरे फ्लोटिंग जो प्लांट्स थे जल के कम गहरे होने से विलुप्त हो जाते हैं। और क्या होगा, इनके स्थान पर भी नए पादप समूह आ जाते हैं। अब जो ये समूह आएंगे, जो नई स्टेज आएगी वो होती है रीड स्वैम्प स्टेज। इसमें क्या होगा, जल की गहराई हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ भी वही है, किनारों की अपरदित हुई मिट्टी और मृत अवशेषों के जमा होते रहने से जल की गहराई 1 से 4 फुट और कभी कभी 1 फुट से भी कम रह जाती है। अब क्या होगा, अब ऐसे स्थानों पर वे पौधे आते हैं जिनका कुछ भाग पानी में डूबा रहकर कीचड़ में जड़ द्वारा स्थिर रहता है और उसके स्टेम व लीफ जो हैं जल में बाहर रहती हैं, जैसे टाइफा, कैरिक्स, सेजिटेरिया, रूमेक्स आदि। इन पौधों की अधिक संख्या होने से प्रकाश प्लावी पौधों तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण से प्रतिकूल आवास के कारण निमग्न पौधों के पीछे पीछे प्लावी पादप और अधिक गहरे भाग में चले जाते हैं। इस अवस्था के पादप किनारों की अपरदन होती हुई मिट्टी को रोकने लगते हैं तथा अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण जल को वाष्प के रूप में निष्कासित करते रहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के कारण तथा इनके मृत अवशेषों द्वारा निर्मित ह्यूमस के जमाव से जल मिट्टी में कीचड़ के रूप में रह जाता है, यानी और भी कम हो गया। परिणाम स्वरूप ये स्थल अब रीड स्वैम्प स्टेज के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। गहराई मतलब वहाँ पे केवल कीचड़ के रूप में जल रहने के कारण अब क्या होगा, इनका स्थान लेने के लिए अन्य प्रकार के पादप समूह आ जाते हैं। वो जो स्टेज होगी उसको बोलते हैं मार्श मीडो स्टेज, यानी दलदल की जैसी अवस्था। जल की गहराई की कमी और प्रकाश में तीव्रता होने से रीड स्वैम्प स्टेज के जो पादप हैं विलुप्त होकर इनके स्थान पर दलदली पादप यानी पौधे उगने लगते हैं, जैसे पोलीगोनम, इलियोकैरिस, आइपोमिया आदि। इस प्रकार की अवस्था वाले पादप में साइपरेसी और जंकेसी कुल के पादप पौधों की
प्रमुखता होती है। इन पौधों के राइजोम अर्थात प्रकंद का जल मिट्टी में फैल जाता है तथा अनेक जातियां जैसे आइरिस, गेलियम आदि इनके साथ साथ उगी रहती हैं। ये पौधे जल का मिट्टी से अधिक अवशोषण कर वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल निकलता रहता है तथा हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को भी रोकते रहते हैं। अब क्या होगा? इन क्रिया के फलस्वरूप दलदल के स्थान पर सूखी मिट्टी रह जाती है और पौधों के मृत अवशेषों के जमा होने से भी दलदली जो अवस्था है वो लगभग समाप्त हो जाने से इन पौधों के लिए भी ये स्थान उपयुक्त नहीं रहता और इनके स्थान पर शाकीय वनस्पति उगने लगती है। तो फिर जो अवस्था आएगी वो क्या आ गई? वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज आएगी उस समय क्या होगा? मार्सी जातियां लगभग विलुप्त सी हो जाती हैं। यहाँ की मृदा वर्ष के अधिकांश भाग में क्या रहने लग जाती है? शुष्क रहने लगती है। तो यहाँ ऐसे स्थलीय पौधे आते हैं जो कि जल की कमी वाली स्थिति को सहन कर सकते हैं। पहले शाक प्रवृत्ति के, उसके पश्चात काष्ठीय प्रवृत्ति वाली झाड़ियाँ तथा वृक्ष उगने लगते हैं। झाड़ियों के बीच बीच में एलनस, पोपुलस आदि वृक्ष उगने लगते हैं जो उस आवास स्थल पर छाया तथा अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वातावरण में आर्द्रता उत्पन्न कर देते हैं। अब क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से भूमि में शुष्कता उत्पन्न होने लगती है, लेकिन इनकी छाया में कई प्रकार की छोटी वनस्पतियों के समूह भी उगने लगते हैं। इसके साथ ही भूमि में ह्यूमस एकत्रित होकर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मृदा के निर्माण में सहयोग देते हैं। तो धीरे धीरे आवास स्थल की प्रकृति में परिवर्तन आने के कारण अन्य प्रकार के वृक्ष भी इन स्थलों पर उगने लगते हैं। वुडलैंड स्टेज के बाद जो स्थिति आती है वो आती है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट की। यानी जैसे जैसे हुमस का संचयन होता है, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव भूमि में बढ़ने लगते हैं और इसे अधिक उर्वरक बनाते हैं। इसके कारण पोपुलस, एलनस, एल्मस, क्यूरकस के वृक्षों का मिश्रित वन बन जाता है और इन वृक्षों की कैनोपी की छाया में अनेक झाड़ियाँ व हर्ब्स पनपते रहते हैं। ये जल अनुक्रमण का चरम समुदाय कहलाता है। अनुक्रमण की प्रक्रिया में चरम समुदाय के निर्धारण में जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु यह आवश्यक है कि अन्य पर्यावरणीय कारक समान प्रकार के हों, यानी मृदा, भूआकृति, वर्षा, जीव आदि। जैसे अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु में चरम वनस्पति के रूप में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण क्षेत्रों में क्यूरकस, एल्मस व एसर के मिश्रित वन, परंतु औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसून वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन विकसित होते हैं। जल में अनुक्रमण से हमें ज्ञात होता है कि जो स्थान किसी समय जल से अवतरित था वह इस प्रक्रिया के पश्चात वन में परिवर्तित हो जाता है। और ये आप इसमें देख भी सकते हो। पुरोगामी समुदाय था, जलाशय, सबमर्ज स्टेज आई, फिर फ्लोटिंग स्टेज, फिर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर मार्श मीडो स्टेज, फिर वुडलैंड स्टेज, फिर है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। और ये जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है ये आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है और ये सभी आपकी क्रमक हैं: सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श मीडो एंड वुडलैंड स्टेज। लास्ट के जो चरम वन है
वो चरम वन अवस्था है, वो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। और निमग्न अवस्था पुरोगामी समुदाय है। इसको आप और डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। इसमें भी आप देखोगे कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज वो पायोनियर कम्युनिटी पुरोगामी समुदाय जिसको बोलते हैं। रूटेड सबमर्ज स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, मार्स मीडो स्टेज और वुडलैंड स्टेज। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो कौन सी आ गई आपकी? फॉरेस्ट स्टेज। ये इस प्रकार से जल क्रमक को अपन इन अवस्थाओं के द्वारा समझ सकते हैं।